हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम टॉपिक को अपने सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हम कई सारी वीडियोस पे बात किए हैं। और अभी जिस पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं बिहेवियरिज्म के ऊपर। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बिहेवियरिज्म के ऊपर, जो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो व्यवहारवादी विचारधारा है, उस व्यवहारवादी विचारधारा में कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को वो फॉलो करते हैं। और उनकी थ्योरी जो है वो ये बताती है कि साइकोलॉजी जो है वो इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और इसके पहले हम इस टॉपिक पर बात किए, हमने कई सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात किया, हमने जॉन जेबी वॉटसन के बारे में बात किया। नहीं, बात नहीं की है, हम ये बताया इससे पहले वीडियो में कि ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते हैं, यानी जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट पे काम किए हैं और इस दुनिया में जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को सामने लाए हैं। उसमें जेबी वॉटसन का नाम पहले आता है, थॉर्नडस का नाम आता है जिस पर बात कर चुके हैं, पाब्लो का नाम आता है। इस सब पे हम बात नहीं किए हैं, हम इस सब आने वाले वीडियोस में सब साइकोलॉजिस्ट पे बात करेंगे। हम क्लार्क हल के बारे में देखे थे, स्किनर है, एरिक्सन है, बंदूरा है और सिगमंड फ्राइड है। इन सब के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लिए थे पिछले वीडियो में, अगर आप वीडियो देखे होंगे तब वो समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं बिहेवियरिस्ट के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते हैं, फॉलो करते हैं, जिन्होंने उस पर काम किया है, उन तमाम साइकोलॉजिस्ट पे धीरे धीरे बात करते हैं कि कैसे कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट जो है वो व्यवहारवादी विचारधारा को कैसे दुनिया के सामने ला करके रखे हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो जॉन वॉटसन है, जेबी वॉटसन। हम पहले भी बात कर चुके हैं शुरू में, जब हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में बात कर रहे थे तो उस पर भी हम इसके बारे में बात कर चुके थे, जो जेबी वॉटसन के बारे में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल्स से हम बात करेंगे ताकि हमें इसे समझ में आए कि जेबी वॉटसन जो है वो किस तरह के थॉट्स हमारे सामने में प्रेजेंट किए थे और उन्होंने कौन से रिसर्च किया था जो हम जिस पर हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जेबी वॉटसन जो है वो सबसे पहला नाम आता है जेबी वॉटसन का जब हम बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं, जब हम व्यवहारवादी विचारधारा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है जेबी वॉटसन का। ये अमेरिका के थे और इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है जो आपको याद नहीं करना है। और इन्होंने एक पेपर लिखा था, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, 1913 में, 1913 में उन्होंने एक पेपर लिखा था, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। और उन्होंने उसमें सबसे पहले बिहेवियरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, बिहेवियरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था। आगे आइए बात करते हैं। जॉन बी वॉटसन, जेबी वॉटसन, नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, और तब से इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा गया, यानी व्यवहारवादी के जनक के रूप में इन्हें जाना गया। ये बात आप याद रखेंगे, मैंने पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। वॉटसन इंट्रोड्यूस्ड बिहेवियरिज्म in 1913 in paper Psychology as the Behaviorist Views It। वाटसन जो है वो इंट्रोड्यूस दिया बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी विचारधारा, 1913 में अपने एक पेपर में, जिस पेपर का नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। हिज वर्क, उसका जो काम था, इम्फेसाइज्ड, जोर देता था, दैट की साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो जोर देता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, यानी कि अवलोकनीय व्यवहार पर, रेदर देन इंटरनल मेंटल स्टेटस, यानी कि इंटरनल मेंटल स्टेटस पे नहीं, मतलब इंटरनल मेंटल स्टेटस के को छोड़ करके मानसिक, जो अंदरूनी मानसिक स्थिति है उस पर साइकोलॉजी काम नहीं करता है, उसका अध्ययन साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी जो है वो अध्ययन है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का। क्योंकि जब साइकोलॉजी सबसे पहले आया तो साइकोलॉजी को परिभाषित किया गया कैसे, स्टडी ऑफ सोल के तौर पर। साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया स्टडी ऑफ सोल के तौर पर, है ना। सोल मतलब रूह,
या माइंड के तौर पर, स्टडी ऑफ माइंड के तौर पर, यानी कहा गया कि साइकोलॉजी जो है आत्मा या दिमाग का अध्ययन है। तो इन्होंने, जॉन वॉटसन ने इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, साइकोलॉजी जो है वो इंटरनल मेंटल स्टेटस नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, यानी अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन। किसी इंसान के जो व्यवहार है उसका अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है, ना कि इंसान के सोल का और इंसान के माइंड का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। इन्होंने स्टडी ऑफ सोल या माइंड को पूरी तरह से रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इंसान के व्यवहार का अध्ययन करना जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है। और तभी से एक ब्रांच, एक क्षेत्र साइकोलॉजी में उभर करके आया जिसे कहा गया बिहेवियरिज्म, और इसीलिए इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से जाना गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वर्सन थ्योरी, इनको ऑल्सो नोन एज क्लासिकल बिहेवियरिज्म, इसकी थ्योरी को क्लासिकल बिहेवियरिज्म के नाम पे भी जाना जाता है। ये जोर देता है, क्लासिकल बिहेवियरिज्म क्या है, जोर देता है, एम्फेसाइज जोर देता है, याद रखिएगा पहला बात कि बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। पहली बात कहता है कि बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल है एंड मेजरेबल है, यानी कि व्यवहार जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। पहली बात, ये बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की पहली बात है, क्या, बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। एंड सेकेंड थिंग, इन्वायरमेंट प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग बिहेवियर। और कहता है कि इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, वो इंसान के बिहेवियर को आकार देने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये दो बातें पूरी की पूरी बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को डिफाइन करता है। ठीक है ना, ये दो बातें, पहला कि बिहेवियर जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्वायरमेंट है वो इंसान के बिहेवियर को बेहतर आकार देता है, वो एक रोल अदा करता है, एक अच्छा रोल अदा करता है इंसान के बिहेवियर को एक अच्छा आकार देने में। जैसे कि कोई भी थ्योरी आप पढ़े बिहेवियरिस्ट को, तो इन्होंने इन्वायरमेंट पे बहुत जोर दिया, इन्वायरमेंट पर। मिसाल तौर पर अगर आप पावलो की थ्योरी पढ़ें तो पावलो कहता है क्या, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है। पावलो कहता है कि अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो रिस्पॉन्स हमें मिलता है, स्टिमुलस। जैसे कि आप पावलो की थ्योरी को आप जानते हैं, जिसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो डॉग को स्टिमुलस दिया था। क्या स्टिमुलस क्या था, उन्होंने डॉग के सामने में घंटी बजाया और मांस का टुकड़ा रखा, तो डॉग उसको देख करके उसके मुंह से लार टपकने लगा। तो ये मांस का टुकड़ा क्या है, ये स्टिमुलस है। तब लार क्या है, रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस कहाँ से दिया जा रहा है, इन्वायरमेंट से ही दिया जा रहा है ना, तो इन्वायरमेंट पे फोकस किया जा रहा है। मिसाल तौर पर स्किनर की थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी अगर स्किनर की पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बात करता है, रीइंफोर्समेंट की बात करता है ना, रीइंफोर्समेंट की बात करता है, रिवार्ड की बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है स्किनर। तो रीइंफोर्समेंट कहाँ से है या रिवार्ड कहाँ से है, पनिशमेंट की बाहर से ही है ना। तो बाहर के इन्वायरमेंट है ना रिस्पॉन्सिबल, यानी कि बाहर, यानी हम किसी को रीइंफोर्स देंगे तो कहाँ से देंगे, बाहर से देंगे ना, यानी इन्वायरमेंट में आता है। रिवार्ड कहाँ से देंगे, बाहर से देंगे ना। यानी कि ये जो है इंसान के, जो बिहेवियरिस्ट जो है वो इंसान के बायोलॉजिकल फैक्टर जो है उसको इग्नोर करता है और इंसान के इन्वायरमेंटल फैक्टर को जोड़ देता है, ज्यादा फोकस करता है। ये कहता है कि इंसान को सीखने में, बिहेवियरिस्ट जो है वो ये मानता है कि इंसान के सीखने में ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है वो इन्वायरमेंट का होता है, ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर का। नहीं, बायोलॉजिकल फैक्टर का होता है लेकिन वो ज्यादा जोर देता है इन्वायरमेंटल फैक्टर का। यानी स्टिमुलस देंगे तब कोई रिस्पॉन्स आएगा, रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड, पनिशमेंट के जरिए बच्चे को हम सिखा सकते हैं। और इसीलिए जब आप इसके लर्निंग के परिभाषा को पढ़ेंगे, जो बिहेवियरिस्ट जो है वो जो लर्निंग को डिफाइन किया कि लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है, तो भी उस लर्निंग से आपको ये समझ में आएगा परिभाषा से कि ये लर्निंग पे भी जो परिभाषा है उस पर समझ में आएगा कि ये किस तरह से इन्वायरमेंट को अप्रिसिएट करता है, इन्वायरमेंट को ज्यादा महत्व देता है। जैसे कि लर्निंग की परिभाषा जो है बिहेवियरिस्ट का, देखेंगे कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, बिहेवियर में परमानेंट बदलाव है। बिहेवियर में
जो हमारा व्यवहार है उस व्यवहार में परमानेंट बदलाव है लर्निंग। लर्निंग क्या है? हमारे बिहेवियर में परमानेंट बदलाव। बिकॉज क्योंकि ऑफ एक्सपीरियंस इज दैट द सेंटर ऑफ दिस अप्रोच। आप परिभाषा सुने हैं ना लर्निंग का? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ये परिभाषा है, ये परिभाषा है लर्निंग का। यानी कि एक्सपीरियंस के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से जो लर्निंग में, जो जो बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है उसे ही लर्निंग कहा जाता है। एक्सपीरियंस के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से। और ये एक्सपीरियंस कहाँ से इंसान हासिल करता है? ये एक्सपीरियंस इंसान हासिल करता है कहाँ से? इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से। तो आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब लर्निंग को भी बिहेवियरिस्ट ने डिफाइन किया तो उसने कहा कि व्यवहार जो अनुभव है, उस अनुभव से जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से जो हमारे व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन आता है उसे ही लर्निंग कहा गया है। और व्यवहार कहाँ से, अनुभव कहाँ से हम सीखते हैं? अनुभव हम सीखते हैं इन्वायरमेंट से। यहाँ भी इसने इन्वायरमेंट पर फोकस किया, जोर दिया, महत्व दिया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से बिहेवियरिज्म जो है वो हमारे सामने आया, और बिहेवियरिज्म जो है किस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करता है कि इंसान बिहेवियरिज्म आखिर है क्या, और इंसान साइकोलॉजी जो बिहेवियर, इंसान के जो बिहेवियर का अगर अध्ययन करते हैं इसका मतलब हम इंसान के साइकोलॉजी को हम समझ रहे हैं। और इंसान जो ज़्यादा सीखता है वो उसका असर जो है इन्वायरमेंट का फैक्टर ज़्यादा होता है इंसान को सिखाने में। इन्वायरमेंट का फैक्टर ज़्यादा होता है, इसीलिए पावलोव ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात किया, स्किनर्स ने रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड की बात किया। और जब शुरू शुरू में हम बात किए थे कि जो 17th सेंचुरी में जो फिलोसफर था, जॉन लॉक फिलोसफर था, उसने जो एक शब्द एक्सप्लेन किया था उसका नाम क्या शब्द था? टेबुला रासा। टेबुला रासा, खाली स्लेट। क्या कहा उसने? उसने कहा कि इंसान जब बच्चा पैदा लेता है तो खाली स्लेट पैदा लेता है। इंसान के बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं होता है, वो यहाँ आकर के बच्चे सीखता है। यहाँ मतलब क्या? इन्वायरमेंट में आकर के बच्चे सीखता है। तो यहाँ भी समझ में आता है, क्योंकि जॉन लॉक एक बिहेवियरिस्ट था, बिहेवियरिस्ट फिलोसफर था, तो यहाँ भी आके समझ में आता है कि शुरू से ही ये लोग जो है, ये जो 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 स्कूल ऑफ थॉट है, वो ज़्यादा महत्व जो है इंसान को सीखने में, ज़्यादा महत्व जो है इन्वायरमेंट को देते हैं। तो उसने कहा था कि जॉन लॉक प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ मेंटल पैसिविटी। वो कहा कि मेंटल पैसिविटी, क्लेमिंग दैट इंडिविजुअल आर born without built in mental content। यानी इंसान जो पैदा लेता है वो बिना किसी मेंटल कंटेंट के पैदा लेता है। एंड देयरफॉर ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। और वो सभी के सभी नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से सीखता है, और परसेप्शंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में जो एक्सपीरियंस करता है उसी एक्सपीरियंस से वो सबकी बात, सब चीज़ें सीखता है। तो ये बात बहुत पहले ही जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी में ये बात कह दिया था कि इंसान को सीखने में जो इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर होता है। तो आई होप आप अच्छे से बिहेवियरिज्म में स्कूल ऑफ थॉट को समझे होंगे, और ये किस बातों पर जोर देता है, इंसान को, इंसान की लर्निंग किस वजह से ज़्यादा होती है, किसका ज़्यादा महत्व देता है, वो आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वाटसन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इवान। वाटसन जो है इवान पाब्लो से ज़्यादा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। इवान पाब्लो ने पहली अपनी डॉग एक्सपेरिमेंट की थ्योरी दिया था, उससे वाटसन जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट 1920 में, 1920 में। वाटसन जो है वो इवान पाब्लो के जो डॉग्स एक्सपेरिमेंट है, जो इवान पाब्लो ने डॉग पर, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की, आप आगे उस बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बाद जो है उसने एक बहुत ही फेमस लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट 1920 में प्रपोज किया, हमारे सामने में दिया। ये लिटिल एक्सपेरिमेंट जो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट बताता है क्लासिकल कंडीशनिंग इन ह्यूमंस। इंसान में क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इंसान के जो हम स्टिमुलस देते हैं उसके बदले इंसान का रिस्पॉन्स होता है। हम आगे इस पर बात करेंगे। इन हिज दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में वाटसन एंड हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में जो लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में वाटसन एंड हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट, वाटसन और उसका जो दोस्त था रोजेलियर रेनर,
conditioned a 9-month-old infant referred to लिटिल एल्बर्ट। इस एक्सपेरिमेंट में वाटसन और उसके एक मित्र ग्रेजुएट स्टूडेंट रोजलिया रेनर एक 9 महीने के बच्चे को जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करता है टू डेवलप ए फियर ऑफ ए न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे कि वाइट रैट, रैबिट, डॉग, मंकी, मास्क एंड बर्निंग न्यूज़पेपर बाय एसोसिएटिंग इट विथ ए लाउड नॉइज। समझेंगे? इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक 9 महीने के छोटे बच्चे को लिया और उस बच्चे का नाम था लिटिल एल्बर्ट। उस बच्चे के अंदर उस वो डर, फियर डेवलप करना चाहता था। किससे, किसके जरिए? न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? यानी व्हाइट रैट ले लिया, रैबिट ले लिया, कुत्ते ले लिए, मंकी लिए, मास्क लिए, कुछ मास्क, कुछ कार्टून वगैरह, जलता हुआ न्यूज़पेपर, और उसको एसोसिएट किए नॉइज से, आवाज से। समझेंगे हम आगे ये एक्सपेरिमेंट है क्या। हुआ क्या उसने 9 महीने के बच्चे लिए, एक बच्चे था 9 महीने का, लिटिल एल्बर्ट बच्चा था। उस बच्चे को के सामने में पहले उसने एक रखा चूहा। बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चूहा रखा, बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रैबिट रखा, खरगोश रखा, मंकी रखा, न्यूज़पेपर रखा, बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसे एल्बर्ट इनिशियली शो नो फियर, कोई डरा नहीं, कुछ नहीं डरा वो। चूहा रखा, कुत्ता रखा, मंकी रखा, मास्क दिखाया, जलता हुआ पेपर दिखाया, उसके अंदर शुरू शुरू में कोई डर पैदा नहीं हुआ। और वेरियस स्टिमुलस जैसे कि इंक्लूडिंग व्हाइट रैट, रैबिट, डॉग, मंकी, मास्क एंड बर्निंग न्यूज़पेपर, इसको रखा तो शुरू में उसको कोई डर उसको कुछ नहीं लगा। लेकिन जब बाद में उसको उसने एसोसिएट किया एक आवाज से, एक नॉइज से, तब उसके अंदर डर पैदा हुआ। वो आवाज क्या था, वो क्या था, आगे बात करते हैं। उसने पहले क्या किया, कंडीशन किया। कंडीशन क्या कि पहले वो व्हाइट रैट को दिया और साथ में एक हैमर से, एक हथौड़ी से किसी पर जोर से स्टील पर मारा, आवाज किया, तो बच्चा डरा। दोनों साथ में किया, मतलब व्हाइट रैट भी रखा, चूहा, और अब आवाज भी दिया, तो बच्चा डरा। उसको ये बात रिपीट किया। अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई कंडीशन ना हो। वर्सन रेनर स्ट्रक ए स्टील बार विथ ए हैमर। उसने एक हैमर से एक स्टील बार पे स्ट्रक किया, मारा, क्रिएटिंग ए लॉर्ड, आवाज पैदा करने के लिए, स्टार्टिंग नॉइज विच नेचुरली स्केयर्ड एल्बर्ट। जब आवाज दिया तो नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर जब आवाज आएगा तो एल्बर्ट डरेगा। ये अनकंडीशन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जब स्वाभाविक बात है कि जब हम कोई बच्चा है 9 महीने का, उस बच्चे साथ में रहेंगे और बच्चे के सामने हम एक हैमर से मारेंगे किसी चीज पर, किसी स्टील पर, आवाज करेगा तो बच्चा डरेगा। ये तो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। लेकिन बाद में क्या उसने क्या किया, बाद में कंडीशन किया। क्या कंडीशन किया? वो हैमर से मारता था और व्हाइट रेड को बच्चे के सामने में रखता था, फिर मारता था, व्हाइट रेड को सामने में रखता था, फिर मारता था और व्हाइट रेड को सामने में रखता था। वो इस बात को रिपीट किया कई बार, पेयरिंग साथ में, ओवर रिपीटिंग ट्रायल्स। इसने इस बात को कभी काफी बार ट्रायल किया। वाटसन एंड रेनर पेयर्ड द अपीयरेंस ऑफ द व्हाइट रैट विद द लॉर्ड नॉइज। यानी व्हाइट रैट के साथ लॉर्ड नॉइज को उसने बार बार रिपीट किया, बार बार रिपीट किया। तो जब बच्चे को यह समझ में आया कि जैसे ये व्हाइट रैट आता है तो वैसे एक आवाज आता है, उसने आवाज को व्हाइट रैट से कंडीशन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर सीधे व्हाइट रैट रखता भी था तो बच्चे को डर लगता था, बच्चे डर जाता था बच्चा। यानी बच्चे क्या किया, बच्चा को क्या हुआ कि बच्चा को ये लगने लगा कि जैसे व्हाइट रैट आएगा वैसे आवाज आएगी। यानी व्हाइट रैट को आवाज से वो कंडीशन कर दिया बच्चे ने। और रिजल्ट क्या आया? आफ्टर रिपीटिंग पेयरिंग, इस बार अगर इस चीज को बार बार किया गया, अल्बर्ट बिगेन टू एसोसिएट विथ व्हाइट रैट विथ लॉर्ड नॉइज। अल्बर्ट क्या किया, वो एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया व्हाइट रैट को नॉइज के साथ, जब इसको बार बार रिपीट किया गया तो।
इवेंचुअली अंत में ही शोड फियर रिस्पॉन्स, अंत उसने डर दिखाना शुरू किया, रिस्पॉन्स क्राइंग एंड अटेम्प्टिंग टू अवॉइड द रैट, उसने अंत में क्या किया, डर दिखाना शुरू किया और रोना शुरू किया और कोशिश कर रहा था, वो अटेम्प्ट कोशिश कर रहा था कि उस व्हाइट रैट से अवॉइड करें, दूर हो जाए। वेन जब प्रेजेंटिंग विद द व्हाइट रैट एलोन, जब व्हाइट रैट को अकेला भी उसके सामने में रखा जाता था, अब क्या हुआ कि व्हाइट रैट को रखा गया लेकिन आवाज नहीं दी गई, उसके बावजूद भी व्हाइट रैट को दूर करना चाहता था अपने से। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि व्हाइट रैट मतलब आवाज। अब आवाज ना भी दिया जा रहा है, सिर्फ व्हाइट रैट को भी दिया जा रहा है, तो बच्चे उस व्हाइट रैट को देख करके डरते थे, चिल्लाते थे, डर जाते थे, चिल्लाते थे और उसको दूर करने की कोशिश करते थे। Demonstrating that the previously natural stimulus, the rat, had become a conditioned stimulus। तब क्या हुआ कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, क्या न्यूट्रल स्टिमुलस रैट जो था, अब बन गया कंडीशन स्टिमुलस CS, इलिसिटिंग एक कंडीशन रिस्पॉन्स, और इसके बाद जो है एक कंडीशन रिस्पॉन्स खुद पे खुद देखने को मिला। CR मतलब CR कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब डर, खुद पे खुद देखने को मिला। अब बात समझे आप, बात समझिए, सीधी सीधी बात। जब एक 9 महीने के बच्चे को, जिसका नाम लिटिल एल्बर्ट था, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि पहले न्यूट्रल स्टिमुलस, कई सारे स्टिमुलस जैसे कि कुत्ता, जलता हुआ पेपर, कई सारी चीजें उसके सामने में रखा बच्चे के सामने, लेकिन बच्चा उससे डरा नहीं, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसने क्या किया बाद में कि व्हाइट रैट, सादा चूहा, बच्चे के सामने रखा और उसी वक्त उसने एक हैमर से एक स्टील पर जोर से मारा। जब जोर से मारा तो बच्चा आवाज हुआ, तो जब जोर से मारेंगे आवाज करेंगे तो बच्चा तो डरेगा ना, तो ये तो अनकंडीशन है। लेकिन जब उसको कंडीशन कर दिया गया कि चूहे के साथ, चूहा बच्चे के सामने में रखा और जोर से मारा हैंडल हैमर से, तो बच्चा डर गया। फिर इसको फिर रखा, बच्चे के सामने में रखा, हैमर से मारा, बच्चा फिर डर गया। इसको बार बार रिपीट किया गया, तो बच्चे के दिमाग में ये आया कि चूहा जब आता है मेरे सामने में, रैट जब मेरे सामने में आता है तो वैसे ही आवाज आती है, तो आवाज को बच्चे ने चूहे से कंडीशन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अगर सिर्फ चूहा भी बच्चे के सामने में रखा जाता था तो बच्चे उससे डर जाते थे, रोने लगते थे और उसे दूर करने की कोशिश करते थे। यानी कि अब क्या हुआ, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था चूहा, जिससे बच्चा नहीं डरता था, अब वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया, CS बन गया। क्यों? क्योंकि उसको आवाज से कंडीशन कर दिया गया और हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिला। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या? फेयर, डर। यानी कि कंडीशन स्टिमुलस कर दिया गया तो इसकी वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिला, डर, फेयर, फेयर देखने को मिला। यही लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कुछ बातें सामने आई। कंट्रीब्यूशन क्या सामने आई? पहली बात है एस्टेब्लिशिंग बिहेवियरिज्म एज ए मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरी, यानी कि इसके बाद बिहेवियरिज्म जो है वो एक मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरी के तौर पर हमारे सामने में देखने को मिला। और इस पर इम्फेसाइज, जोर दिया गया एनवायरनमेंट का इम्फेसाइज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन शेपिंग बिहेवियर, और कहा गया कि एनवायरनमेंट का जोर दिया गया कि बिहेवियर को आकार देने में एनवायरनमेंट का महत्वपूर्ण रोल है। और उसके बाद डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ कंडीशन, और इससे कंडीशन का कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ है ना। कंडीशन का कंसेप्ट नहीं, किसी चीज को अगर किसी चीज से कंडीशन कर देंगे तो हमें परिणाम देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन जो है हम आगे कई सारे थ्योरी में देखेंगे ये कंडीशन क्या है, किस तरह से हम किसी को कंडीशन कर देते हैं। जैसे हम एग्जाम में भी, पढ़ाई में भी बच्चे को कंडीशन कर देते हैं कि तुम अगर ये काम करोगे तो हम तुम्हें ये इनाम देंगे। या आप देखते हैं ना कि मैट्रिक में अगर जो टॉप करता है बच्चे को, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनाम दिया जाता है, कंडीशन कर दिया गया ना। घर में भी आप इसको कंडीशन को देखते होंगे, कई सारे कंडीशन। तो इस तरह से कंडीशन का कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ इस लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इस पर कई सारे क्रिटिसिज्म भी किया गया, क्रिटिसाइज भी इस थ्योरी पे किया गया। क्या किया गया? कहा गया कि ओवर इम्फेसाइज ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ज्यादा इम्फेसाइज किया गया, ज्यादा जोर दिया गया, निगलेक्टिंग बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को बिल्कुल मतलब निगलेक्ट कर दिया गया। नहीं, ये कहा गया कि बच्चे के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल या कोई भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट मतलब है ही नहीं, सिर्फ इन्वायरमेंट का असर होता है। और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस,
और इथिकल कंसर्न्स रिगार्डिंग लिटिल एल्बर्ट, और कहा गया कि लिटिल एल्बर्ट जो बच्चा था, उस बच्चे के जो इथिकल कंसर्न था उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। मतलब कुछ तो मोरलिटी बच्चे के अंदर होगा ना। मेंटल प्रोसेस जो है वो लिमिट कर दिया गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेस। और कहा गया कि बच्चे के लोगों का जो मेंटल प्रोसेस होता है वो उसको लिमिट कर दिया गया, उसको नहीं समझा गया, उसको इग्नोर कर दिया गया। यानी सारा का सारा जोर जो है वो इन्वायरमेंट को दे दिया गया कि इन्वायरमेंट का असर सीखने पर ज़्यादा होता है। और इसी एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, उन्होंने अपनी थ्योरी दिया जो हम आगे बात करेंगे, जिसकी बी.एफ. स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बी.एफ. स्किनर का है। इसी एक्सपेरिमेंट को देख करके, पढ़ करके, समझ करके उन्होंने उनके अंदर कंसेप्ट पैदा हुआ और उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया बिहेवियर ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसे कि एडवर्डली थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, क्लार्क हल ड्राविडेशन थ्योरी, ये सब जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, बिहेवियरिस्ट जो हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के, ये इन्हीं जॉन डब्ल्यू जेबी वॉटसन के लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट से प्रभावित हुए, कंडीशन के कंसेप्ट से प्रभावित हुए, उन्होंने अपना थ्योरी दिया इनसे इन्फ्लुएंस होकर के। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, एडवर्ड थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, और क्लार्क हल ने ड्राविडेशन थ्योरी। ये तमाम जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वो जो जेबी वॉटसन के लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के से प्रभावित होकर के अपनी थ्योरी दुनिया के सामने में रखें। तो आई होप आप ये छोटी सी थ्योरी लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट समझे होंगे, और साथ ही साथ ये भी समझे होंगे कि ये जेबी वॉटसन जो है किस तरह से बिहेवियरिस्ट में अपना एक पहला स्टेप दिया और दुनिया बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को समझा, और इस पे इसको बेस बना करके कई सारे लोग जो है साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी नई नई थ्योरी दी इसको बेस बना करके, और जिसके बारे में आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अपना ख्याल रखेंगे। इस वीडियो के साथ यही टॉपिक को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कई सारे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।